सोचिए पैसों की एक ऐसी नदी है जिसका बहाव इतना तेज है कि मतलब हर एक दिन में उसमें से लगभग 6.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर गुजर जाते हैं। बाप रे, 6.6 ट्रिलियन। ये आंकड़ा तो सच में दिमाग सुनकर देने वाला है। बिल्कुल। और ध्यान दीजिए, ये किसी बहुत बड़े देश की पूरे साल की जीडीपी का आंकड़ा नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। ये तो बस एक आम मंगलवार या मतलब बुधवार को दुनिया के विदेशी मुद्रा बाजार में, जिसे हम फॉरेक्स मार्केट कहते हैं, उसमें होने वाला रोज का लेन देन है। रोज का लेन देन। और इसमें जो सबसे ज्यादा हैरानी की बात है वो ये है कि अगर इस बाजार को सच में कोई देखना चाहे तो वो कहीं जा नहीं सकता। मतलब कोई फिजिकल जगह नहीं है इसकी। जी, शेयर बाजार की तरह इसकी कोई एक इमारत नहीं है, कोई वॉल स्ट्रीट या दलाल स्ट्रीट जैसा कुछ नहीं है जहां जाकर सच में करेंसी खरीदी या बेची जा रही हो। अच्छा। ये पूरा का पूरा सिस्टम ओवर द काउंटर तरीके से काम करता है, जिसे हम ओटीसी कहते हैं। ओटीसी यानी कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी या कोई एक्सचेंज नहीं है जो बीच में बैठा हो, है ना? बिल्कुल सही। ये सिर्फ दुनिया भर के जो कंप्यूटर स्क्रीन्स हैं, सर्वर्स हैं और बैंकों का एक ऐसा ग्लोबल नेटवर्क है जो आपस में सीधे डील कर रहे हैं, और वो भी किसी देश की सीमाओं से पूरी तरह आजाद होकर। हाँ, सीमाओं का कोई बंधन नहीं है। और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का मकसद भी यही है, इस विशाल ग्लोबल मशीन को डिकोड करना। हम उन दस्तावेजों और वित्तीय रिसर्च पर बात कर रहे हैं जो इस बाजार की रगों में दौड़ने वाले पैसे के विज्ञान को समझाते हैं। क्योंकि देखिए, ये बाजार हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय था जब मुद्राओं की जो कीमत थी वो फिक्स्ड हुआ करती थी। हाँ, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स। बिल्कुल। लेकिन फिर 1971 में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। दुनिया ने फिक्स्ड रेट्स को छोड़कर फ्लोटिंग रेट्स का रास्ता अपना लिया। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि 1971 के बाद $1 के बदले कितने रुपये या कितने पाउंड मिलेंगे, ये कोई सरकार तय नहीं कर रही थी। जी, ये पूरी तरह से बाजार की सप्लाई और डिमांड पर छोड़ दिया गया। एकदम सही। और उसी एक बड़े फैसले ने इस आधुनिक असीमित बाजार को जन्म दिया जिस पर आज हमारी पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। और चूंकि अब कीमतें हर सेकंड मतलब सप्लाई और डिमांड के हिसाब से बदल रही थी, तो इस बाजार का हर समय खुला रहना भी जरूरी हो गया। बिल्कुल। और यही वजह है कि ये ग्लोबल नेटवर्क ऑकलैंड से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को तक एक विशाल 19 घंटे के टाइम जोन को कवर करता है। ये 19 घंटे के टाइम जोन वाला हिस्सा मुझे पढ़ते वक्त बहुत दिलचस्प लगा था। जब न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में सुबह के 9 बज रहे होते हैं और वहां के बैंक अपना दिन शुरू ही कर रहे होते हैं, हाँ, तब अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में पिछले दिन की दोपहर का सिर्फ 1 ही बज रहा होता है। सोचिए। मतलब दुनिया में कहीं ना कोई बैंक खुला ही है। ये बाजार तो सच में कभी सोता ही नहीं है। कभी नहीं। तो क्या इसे हम एक ऐसा 24/7 चलने वाला ग्लोबल सुपरमार्केट मान सकते हैं, जहां कोई सर्विस चार्ज या एंट्री फीस नहीं है, बस सिर्फ एक बिड और आस्क स्प्रेड का खेल चल रहा है? ये सुपरमार्केट वाली एनालॉजी सच में बहुत सटीक है इसे समझने के लिए। जब कोई इस सुपरमार्केट में जाता है तो बिड यानी खरीदने की कीमत और आस्क यानी बेचने की कीमत, इन दोनों के बीच का जो छोटा सा अंतर होता है ना, बस वही इन बैंकों और ब्रोकर्स की कमाई है। अच्छा, वही स्प्रेड उनका प्रॉफिट है। जी। और चूंकि यहाँ तरलता यानी लिक्विडिटी इतनी ज्यादा है, मतलब इतनी भारी मात्रा में पैसा मौजूद है कि कोई करोड़ों डॉलर्स भी एक पल में खरीद या बेच ले तो कीमत में कोई बहुत बड़ा उछाल नहीं आता। हाँ, और तरलता ज्यादा होने का एक बड़ा फायदा ये भी है कि बाजार में वन वैल्यूड कोटेशंस मिलते हैं। बिल्कुल। ऐसा तो नहीं होता कि एक बैंक $80 में दे रहा है और सामने वाला दूसरा बैंक 85 में दे रहा हो। सब कुछ एक जैसी कीमत पर चलता है। एकदम सही बात है। लेकिन एक चीज और है जो इस सुपरमार्केट को आम बाजारों से थोड़ा अलग और मुझे तो थोड़ी खतरनाक भी लग रही है। क्या? वो है लेवरेज या मार्जिन ट्रेडिंग। मैंने उन दस्तावेजों में पढ़ा कि यहाँ 1:100 तक का मार्जिन मिलता है। मतलब अगर मेरे पास सिर्फ $1 है तो मैं $100 तक की पोजीशन ले सकती हूँ। ये तो बहुत बड़ा दाव हुआ ना? हाँ, ये बहुत बड़ा दाव है। और यही कारण है कि फॉरेक्स मार्केट में मुनाफा और नुकसान दोनों ही बहुत तेजी से गुणा होते हैं। जब कोई 1:100 का मार्जिन लेता है तो करेंसी की कीमत में अगर सिर्फ 1% का भी बदलाव आ जाए तो वो बदलाव या तो आपके पैसे को सीधे दोगुना कर देगा या फिर आपका पूरा का पूरा खाता एक झटके में साफ कर देगा। बाप रे। और इसीलिए इस बाजार में सिर्फ आम सट्टेबाज नहीं घूम रहे। कमर्शियल बैंक्स, ब्रोकर्स, बड़े बड़े हेज फंड्स और सॉवरेन वेल्थ फंड्स। सॉवरेन फंड्स मतलब
जो देशों के तेल या प्राकृतिक संसाधनों का पैसा लगाते हैं। बिल्कुल, वो सब इसी मैदान में उतरकर दांव लगा रहे हैं। और इन सब के बीच सबसे ताकतवर खिलाड़ी भी तो है, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या अमेरिका का फेडरल रिजर्व। हाँ, केंद्रीय बैंक। हाँ, पर मुझे एक बात समझाइए, अगर मार्जिन 1.1000 मिल रहा है, तो क्या ये जो केंद्रीय बैंक है, ये भी यहाँ सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए दांव लगा रहे हैं? हाँ, ना, उनका उद्देश्य यहाँ पूरी तरह से अलग होता है। केंद्रीय बैंक इस पूरे बाजार के आप कह सकते हैं कि रेफरी की तरह हैं। अच्छा, रेफरी। हाँ, जो कभी कभी खेल में उतर जाते हैं। वो हेज फंड्स की तरह प्रॉफिट कमाने के लिए ट्रेडिंग नहीं करते। उनका असली मकसद होता है अपनी मुद्रा को स्थिर रखना और देश की मौद्रिक नीतियों को सही से लागू करना। तो वो बाजार को बस बैलेंस करते हैं। बिल्कुल। मान लीजिए कि भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले अचानक बहुत तेजी से गिरने लगे। अब इससे भारत का जो आयात है, खासकर जो कच्चा तेल हम बाहर से मंगाते हैं, वो बहुत महंगा हो जाएगा। हाँ, वो तो है। तो ऐसे में आरबीआई क्या करेगा? वो अपने विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर्स निकालेगा और बाजार में बेचना शुरू कर देगा, ताकि डॉलर की सप्लाई बढ़ जाए और रुपए की गिरावट थोड़ी थम जाए। एकदम सही। मतलब वो बाजार में एक तरह के शॉक अब्जॉर्बर का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, शॉक एब्जॉर्बर। लेकिन अगर ये पूरा 6.6 ट्रिलियन डॉलर का सिस्टम इतनी स्मूथली चल रहा है, तो इसके पीछे कुछ नियम और बेंचमार्क्स भी तो होंगे। जब मैं इन वित्तीय दस्तावेजों को पढ़ रही थी, तो एक नाम बार बार मेरे सामने आया, लिबोर। ओह, लिबोर। हाँ, जिसने कुछ साल पहले पूरी वित्तीय दुनिया को हिलाकर रख दिया था। ये दशकों तक दुनिया भर के कर्ज का बेस रेट हुआ करता था, लेकिन फिर इसे खत्म ही करना पड़ा। ये पूरा का पूरा विवाद असल में था क्या? लिबोर यानी लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। इस विवाद को समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि ये काम कैसे करता था। देखिए, दुनिया भर के जो बड़े बड़े बैंक थे, वो रोजाना एक अनुमान जमा करते थे कि वो एक दूसरे को किस ब्याज दर पर, वो भी बिना किसी गारंटी के, कर्ज देने को तैयार हैं। अच्छा, सिर्फ एक अनुमान देते थे। हाँ, फिर इन सारे अनुमानों का एक औसत निकाला जाता था और रोज लिबोर तय किया जाता था। अब यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या थी, वो ये कि ये कोई एक्चुअल लेन देन नहीं था। बिल्कुल, ये वास्तविक लेन देन पर आधारित नहीं था। ये सिर्फ एक ऑनर सिस्टम था, जहां बस मान लिया जाता था कि सारे बैंक सच ही बोल रहे हैं। और बैंकिंग की दुनिया में जहां ट्रिलियनों डॉलर दांव पर लगे हों, वहां सिर्फ एक ऑनर सिस्टम पर भरोसा करना तो थोड़ी बेवकूफ़ी ही लगेगी। और वही हुआ भी। यहाँ हुआ ये कि बहुत बड़े बैंकों के जो ट्रेडर्स थे, उन्होंने आपस में मिलीभगत कर ली। अगर किसी ट्रेडर ने बाजार में दांव लगाया है कि ब्याज दरें गिरेंगी, तो वो बस अपने ही बैंक के उस अधिकारी को मैसेज कर देता था, जो लिबोर का डेटा जमा करने वाला होता था। हाँ, बहुत कैजुअल तरीके से। और उसे कहता था कि भाई आज थोड़ा कम रेट रिपोर्ट कर देना। मतलब सिर्फ कुछ बेसिस पॉइंट्स के हेरफेर से इन बैंकों ने करोड़ों डॉलर्स कमा लिए। जी, और जब इस लिबोर रिगिंग घोटाले का पर्दाफाश हुआ ना, तो पूरे ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम की नींव ही हिल गई। हिलनी ही थी। क्योंकि दुनिया भर के होम लोन, कॉर्पोरेट लोन और यहाँ तक कि जो बहुत ही जटिल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, हाँ। मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनकी अपनी कीमत किसी और एसेट पर निर्भर करती है, वो सब के सब इसी लिबोर से जुड़े हुए थे। तो पूरा का पूरा सिस्टम एक तरह से कॉम्प्रोमाइज हो गया था। बिल्कुल, विश्वास पूरी तरह टूट चुका था। इसीलिए यूके की अथॉरिटीज ने एक बहुत लंबी समीक्षा की और फैसला किया कि 31 दिसंबर 2021 तक लिबोर को हमेशा के लिए दफना दिया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा शून्य पैदा हो गया, जिसे भरने के लिए फिर नए ऑल्टरनेट रेफरेंस रेट्स, जिन्हें ARRs कहते हैं, उनको लाया गया। हाँ, ARRs लाए गए। जैसे अमेरिका ने अपना खुद का सॉफर बनाया, यूके ने सोनिया, यूरोप ने STR और जापान ने टोनार बनाया। जी। और भारत के लिए भी तो ये एक बहुत बड़ा सिरदर्द था ना, क्योंकि मैंने दस्तावेजों में देखा कि हमारे पास लगभग 50 बिलियन डॉलर के ऐसे बाहरी कर्ज थे और 281 बिलियन डॉलर के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो लिबोर से जुड़े हुए थे। बिल्कुल, उन सबको भी नए ARRs पर शिफ्ट करना एक बहुत बड़ा टास्क था। पर यहाँ मेरा एक बहुत ही बुनियादी सवाल है जो मैं सच में समझना चाहती हूँ। पूछे। हमने सिर्फ नाम बदले हैं, है ना? लिबोर की जगह अब साफ्रा आ गया। अगर पहले बैंक झूठ बोलकर हेरफेर कर रहे थे, तो अब क्या गारंटी है कि वो इन नए ARRs को मैनिपुलेट नहीं करेंगे? ये तो वही बात हो गई कि बोतल नई है लेकिन शराब पुरानी। आपका ये संदेह एकदम वाजिब है। और वित्तीय दुनिया में जब भी कोई नया सिस्टम आता है, तो जाहिर है लोग उसमें लूप होल ढूंढने लगते हैं।
लेकिन लिबोर और इन नए ARRs के बीच एक बहुत ही बड़ा, कह सकते हैं, ढांचागत अंतर है। वो क्या? देखिए, लिबोर सिर्फ अनुमानों पर टिका था। बैंक कहते थे कि हम इस दर पर कर्ज दे सकते हैं, पर सॉफर जैसे जो नए ARRs हैं, वो उन वास्तविक लेन देन के डेटा से निकाले जाते हैं जो रात भर में यानी ओवरनाइट सच में हुए हैं। अच्छा, मतलब अब बात हम क्या कर सकते हैं से हटकर सीधे हमने क्या किया है पर आ गया। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये बहुत ही तरल बाजारों के पक्के सबूतों पर आधारित हैं, जहां हर रात सच में अरबों डॉलर का लेन देन होता है। तो इसे मैनिपुलेट करना आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब आप अनुमान के बजाय वास्तविक डेटा पर कोई बेंचमार्क बनाते हैं, तो उसे मैनिपुलेट करने के लिए किसी एक बैंक को सच में अरबों डॉलर का नुकसान उठाकर बाजार की दिशा बदलनी पड़ेगी, जो कि प्रैक्टिकली असंभव है। जी। तो ये सिर्फ एक रिपेयर जॉब नहीं था, ये पूरी की पूरी व्यवस्था का कायाकल्प था। एक तरह से पारदर्शी व्यवस्था की ओर एक बहुत बड़ा कदम। अब अगर इस वैश्विक उथल-पुथल से निकलकर हम थोड़ा भारत की ओर देखें, तो ये देखना बहुत दिलचस्प है कि भारत ने इस ग्लोबल सिस्टम में अपनी जगह कैसे बनाई। आज हम देख रहे हैं कि भारत में हर दिन $70 बिलियन का फॉरेक्स टर्नओवर हो रहा है। पर जो हमारे दस्तावेज बताते हैं वो ये है कि हमेशा से ऐसा बिल्कुल नहीं था। हाँ, बिल्कुल नहीं था। एक समय था जब विदेशी मुद्रा पर बहुत कड़े प्रतिबंध थे। अगर हम 1991 से पहले के भारत को देखें, तो हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार की बहुत भारी कमी थी। हाँ, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का संकट बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुए। विदेशी मुद्रा को आकर्षित करने और अपने निर्यात को थोड़ा सस्ता और आकर्षक बनाने के लिए भारत सरकार ने क्या किया? उन्होंने रुपए का 2 चरणों में अवमूल्यन किया। अवमूल्यन यानी डिवैल्यूएशन, मतलब जानबूझकर रुपए की वैल्यू को डॉलर के मुकाबले कम किया गया। हाँ, बिल्कुल। और उसके तुरंत बाद 1992 में एक सिस्टम आया जिसे LRMS कहते हैं, लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम। जी। ये एक तरह की दोहरी विनिमय दर प्रणाली थी। मतलब कुछ जरूरी चीजों के लिए सरकार खुद रेट तय करती थी और बाकी चीजों के लिए बाजार। सही। लेकिन फिर 1993 तक आते आते हम पूरी तरह से बाजार द्वारा निर्धारित विनिमय दर पर आ गए। बिल्कुल, वो एक बड़ा फेज था। पर मेरे हिसाब से सिर्फ रेट को फ्लोटिंग कर देना काफी नहीं था। बाजार को अगर सच में बड़ा बनाना है तो बैंकों को आजादी चाहिए थी। और यहीं पर 1994 की जो सोढाणी समिति थी, उसकी सिफारिशें एक बहुत बड़ा मील का पत्थर बनी। सोढानी समिति ने जो सबसे बड़ा काम किया वो था बैंकों को अपने हिसाब से फॉरेक्स मार्केट में पोजीशन लेने और व्यापार करने की थोड़ी छूट देना। क्योंकि पहले तो बैंक सिर्फ ग्राहकों के लिए बिचौलिए का काम करते थे। जी। इन सिफारिशों के लागू होने के बाद ही वर्ष 2000 में जो भारत का डेली टर्नओवर मात्र $6 बिलियन था, वो आज $70 बिलियन को भी पार कर गया है। वाओ! और साथ ही फेडाई जैसी संस्थाओं ने जो 1958 से काम कर रही हैं, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल, उसने एक सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी के रूप में बैंकों के लिए बहुत ही स्पष्ट नियम बनाए। और देखिए, जब नियमों और कानूनों की बात आती है ना, तो भारत की इस यात्रा में सबसे बड़ा बदलाव मेरे ख्याल से था 1973 के फेरा कानून को हटाकर 2000 में फेमा को लागू करना। बहुत बड़ा बदलाव था वो। जब मैं इन दोनों कानूनों के बीच का अंतर पढ़ रही थी, तो मेरे दिमाग में एक अजीब सी तस्वीर बनी। कैसी तस्वीर? मुझे लगा कि जो फेरा था वो एक बहुत ही सख्त हॉस्टल वार्डन की तरह था। उसका पूरा फोकस सिर्फ आपको रोकने पर था। हाँ, ये एनालॉजी काफी अच्छी है। मतलब अगर किसी व्यापारी को काम से बाहर जाना है तो वो वार्डन पूछेगा क्यों जाना है, कितने पैसे चाहिए। अगर $1 का भी हिसाब नहीं मिला ना, तो सीधा क्रिमिनल केस होगा। जी। वो विदेशी मुद्रा को एक ऐसी चीज मानता था जिसे बस तिजोरी में बंद करके रखना है। और दूसरी तरफ जो फेमा आया, वो कैसा था? फेमा एक बहुत ही कुशल और शांत ट्रैफिक मैनेजर की तरह है। उसका काम ट्रैफिक को रोकना नहीं है, बल्कि वो ये सुनिश्चित करना चाहता है कि गाड़ियां सुचारू रूप से चलती रहें। वो कहता है आप व्यापार कीजिए, विदेशी निवेश लाइए, बस अपनी सही लेन में चलिए और नियम मानिए। मतलब उसका पूरा फोकस मैनेजमेंट पर है, हर बात पर पाबंदी लगाने पर नहीं। ये जो तुलना आपने की, ये इसके पीछे के पूरे अर्थशास्त्र को बहुत अच्छे से समझा देती है ना? हाँ, क्योंकि ये देखिए,
1990 के दशक में उदारीकरण के बाद भारत को विदेशी निवेश यानी एफडीआई की बहुत सख्त जरूरत थी। विदेशी कंपनियां भारत आना तो चाहती थीं, लेकिन वो फेरा के सख्त और डरावने कानूनों को देखकर घबरा जाती थीं। फेमा ने विदेशी मुद्रा को एक ऐसे संसाधन के रूप में देखा जिसे बस सही से मैनेज करना था, ना कि एक खतरे के रूप में जिसे पूरी तरह कंट्रोल करना हो। बिल्कुल। अब ये सुनिश्चित करने के लिए कि इस ट्रैफिक में कोई नियम ना तोड़े, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी को जिम्मेदारी दी गई। उनका काम बस फेमा के प्रावधानों को लागू करवाना है, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य है वो अभी भी व्यापार और बाहरी पेमेंट को आसान बनाना ही है। तो ये बात तो हो गई बड़े बदलावों की, बड़े बैंकों की और कड़े कानूनों की। लेकिन इस पूरी चर्चा में एक इंसान कहीं छूट सा जाता है, और वो है आम आदमी या फिर एक छोटा व्यापारी। रिटेल यूजर। हाँ, मान लीजिए मेरा एक छोटा सा एक्सपोर्ट का बिजनेस है और मुझे अपनी पेमेंट डॉलर्स में लेनी है, तो क्या मुझे अब भी पूरी तरह से अपने बैंक की मनमानी दरों पर ही निर्भर रहना होगा, जहां वो अपना मोटा मार्जिन काट लें? पहले ऐसा ही होता था। पर यहीं पर स्रोतों में एक बहुत ही कमाल की पहल का जिक्र मिला है। अगस्त 2019 में रिजर्व बैंक के मार्गदर्शन में CCIL ने एक FX रिटेल प्लेटफॉर्म शुरू किया है। जी, और ये प्लेटफॉर्म सच में एक गेम चेंजर है। कैसे? देखिए, पहले आम ग्राहक को वही दर माननी पड़ती थी जो उसका बैंक उसे अपनी स्क्रीन पर दिखाता था। उसे पता ही नहीं होता था कि असल में पीछे इंटर बैंक मार्केट में क्या रेट चल रहा है। ट्रांसपेरेंसी थी ही नहीं। बिल्कुल नहीं थी। FX रिटेल ने इस पूरी प्रक्रिया को सीधा आम आदमी की पहुंच में ला दिया है। अब कोई एक छोटा व्यापारी भी उसी प्लेटफॉर्म पर असली बाजार दरें देख सकता है, जहां बैंक आपस में ट्रेडिंग कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर कोई एक दिन में 50,000 अमेरिकी डॉलर से कम का लेन देन कर रहा है, तो उस पर कोई ट्रांजैक्शन चार्ज भी नहीं लगता। जी, ये एक तरह से बाजार को आम इंसान के लिए पारदर्शी बनाने का बहुत बढ़िया तरीका है। लेकिन जब हम पारदर्शिता और कीमतों की बात कर ही रहे हैं, तो एक बहुत बुनियादी सवाल ये भी उठता है कि हम डॉलर की कीमत तय कैसे करते हैं। हमें कैसे पता चलता है कि आज डॉलर मजबूत है या फिर कमजोर है? मैंने पढ़ा कि इसके लिए एक पैमाना है, USDX यानी अमेरिकी डॉलर इंडेक्स। हाँ, USDX ये दरअसल दुनिया की जो 6 प्रमुख मुद्राएं हैं उनके एक बास्केट के मुकाबले डॉलर की ताकत को नापता है। अच्छा। इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी, ठीक उसी समय जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स खत्म हुए थे। उस समय इसकी बेस वैल्यू 100 तय की गई थी। इस इंडेक्स में अगर आप देखें तो यूरो का वजन सबसे ज्यादा है, लगभग 57.6%। उसके बाद जापानीज येन आता है 13.6% पर, और फिर ब्रिटिश पाउंड 11.9% पर। बाकी इसमें कनाडी डॉलर, स्वीडिश क्रोना और स्विस फ्रैंक भी शामिल हैं। एक मिनट, लेकिन यहीं पर मुझे एक बहुत बड़ी विसंगति नजर आ रही है। कैसी विसंगति? आप कह रहे हैं कि ये इंडेक्स 1973 में बना था और आज भी उसी फॉर्मूले पर डॉलर की ताकत तय कर रहा है। इसमें यूरो है, येन है, पाउंड है। हाँ, लेकिन आज की दुनिया में जहां भारत और चीन ग्लोबल ट्रेड के इतने बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं, उनकी मुद्राएं तो इस इंडेक्स में है ही नहीं। तो क्या ये इंडेक्स सच में आज की आधुनिक 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था का सही प्रतिनिधित्व करता भी है? आपका ये पॉइंट बिल्कुल सटीक है और ये एक बहुत अहम सवाल उठाता है। USDX दरअसल आज की दुनिया से ज्यादा 1970 के दशक की आर्थिक वास्तविकताओं को ही रिफ्लेक्ट करता है। तो इससे बदलते क्यों नहीं? क्योंकि ये एक ऐतिहासिक विरासत बन चुका है। अब आप सोचेंगे कि इसे बदलना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि वैश्विक वित्तीय बाजार बहुत सुस्त होते हैं बदलाव के मामले में। अच्छा। दशकों से लाखों करोड़ों डॉलर के डेरिवेटिव्स और बहुत सारे वित्तीय उत्पाद इसी USDX के फॉर्मूले के इर्द गिर्द बुने जा चुके हैं। अब इसे अचानक बदलना एक पूरा प्रशासनिक दुष्स्वप्न बन जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि भारत जैसी जो तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं, उन्हें ग्लोबल मार्केट से जुड़ने के लिए इन पुराने इंडेक्स पर निर्भर रहने के बजाय अपने खुद के नए रास्ते या पुल बनाने पड़े। जी। और ऐसे ही पुलों का जिक्र हमारे दस्तावेजों में है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स यानी ADR और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स यानी GDR। बिल्कुल। ये वो साधन हैं जिन्होंने हमारी भारतीय कंपनियों को सीधे वॉल स्ट्रीट के निवेशकों से जोड़ दिया। एकदम सही। ADRs के काम करने का तरीका ना बहुत ही शानदार है। मान लीजिए 1990 के दशक में इन्फोसिस जैसी किसी भारतीय कंपनी को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए अमेरिकी निवेशकों से पैसा चाहिए था। अब एक अमेरिकी निवेशक इन्फोसिस में पैसा लगाना तो चाहता है,
लेकिन वो भारत के सेबी के जटिल नियमों में नहीं उलझना चाहता। हाँ, और ना ही वो रुपये और डॉलर के एक्सचेंज रेट का जो रिस्क है वो उठाना चाहेगा। बिल्कुल। तो इसका समाधान क्या निकाला गया? मुझे याद आ रहा है कस्टोडियन बैंक का कंसेप्ट। सही कहा। बैंक ऑफ न्यूयॉर्क जैसी कोई एक अमेरिकी संस्था भारत आती है, वो एक स्थानीय भारतीय कस्टोडियन बैंक के जरिए इन्फोसिस के शेयर भारी मात्रा में खरीद लेती है। फिर वो भारतीय बैंक उन शेयरों को अपनी तिजोरी में या आज के जमाने में डिजिटली सुरक्षित लॉक कर देता है। अच्छा। और उन शेयरों के आधार पर वो अमेरिकी संस्था अमेरिका में डिपॉजिटरी रसीदें यानी एडीआर्स जारी करती है। मतलब वो जो अमेरिकी निवेशक है वो असल में भारतीय शेयर बाजार से कोई शेयर नहीं खरीदता। नहीं, वो अपने खुद के न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में अपने ही जाने पहचाने डॉलर्स में अमेरिकी नियमों के तहत सिर्फ वो रसीद खरीद रहा है। बिल्कुल। लेकिन उस रसीद की जो कीमत है वो पीछे रखे हुए इन्फोसिस के शेयरों से जुड़ी हुई है। ये तो एक ऐसा शॉर्टकट था जिसने भारतीय कंपनियों के लिए विदेशी पूंजी के दरवाजे खोल दिए और साथ ही विदेशी निवेशकों के लिए भी एक सुरक्षित रास्ता बना दिया। हाँ, और ये सिर्फ कंपनियों के लिए नहीं था, ये पूरे देश के विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने का एक बहुत ही बड़ा जरिया बना। ईडीआर्स और जीडीआर्स ने यह साबित कर दिया कि जब नियम जैसे कि अपना फेमा है वो सही हो और वित्तीय साधन पारदर्शी हो तो फिर सरहदें पूंजी के बहाव को नहीं रोक सकती। और यही आज की हमारी इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष भी है। हम जब विदेशी मुद्रा बाजार के बारे में सोचते हैं तो अक्सर लोगों को लगता है कि ये सिर्फ अमीर बैंकरों का या सट्टेबाजों का कोई कसीनो है जहां रातों रात पैसा बनाया या डुबाया जाता है। हाँ, अक्सर यही छवि है। लेकिन इन स्रोतों को जब हम गहराई से देखते हैं तो समझ आता है कि ये बाजार वास्तव में हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था की प्लम्बिंग है। मतलब वो बुनियादी ढांचा जिस पे सब कुछ टिका है। बिल्कुल। ऑकलैंड से सैन फ्रांसिस्को तक जो ये 24 घंटे का चक्र चलता है, ये कोई हवा में नहीं चल रहा। इसमें एफएक्स रिटेल जैसी अच्छी पहलें हैं जो एक आम आदमी को पारदर्शिता देती हैं। इसमें नए एआरआर्स हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई बड़ा बैंक धोखेधड़ी ना कर सके। सही बात है। और इसमें फेमा और ईडी जैसी मजबूत व्यवस्थाएं हैं जो इस पूरे कैपिटल के ट्रैफिक को बिना रोके एक सुरक्षित तरीके से चलाती हैं। और ये सब जानना सिर्फ अर्थशास्त्र के छात्रों या प्रोफेसर्स के लिए जरूरी नहीं है, ये हम सबके लिए जरूरी है। जी। क्योंकि जब लंदन या न्यूयॉर्क में बैठे लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ क्लिक करते हैं और डॉलर मजबूत होता है तो उसका सीधा असर भारत में आयात होने वाले कच्चे तेल की कीमत पर पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। फिर हमारा पेट्रोल और डीजल महंगा होता है, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है और अंततः रोजमर्रा की सब्जियां और ग्रोसरी भी महंगी हो जाती हैं। तो ये जो 6.6 ट्रिलियन डॉलर का विशाल बाजार है ना, ये बहुत ही सीधे तौर पर हमारी और आपकी जेब से जुड़ा हुआ है। इस बाजार का एक छोटा सा भी उतार चढ़ाव दुनिया के किसी न किसी कोने में एक आम इंसान की जिंदगी को प्रभावित कर रहा होता है। 1971 में जो सफर उन निश्चित विनिमय दरों से शुरू हुआ था वो आज एक ऐसे विशाल ओटीसी बाजार में बदल चुका है जिसे कोई एक देश या कोई एक संस्था पूरी तरह से कंट्रोल कर ही नहीं सकती।